हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरपथ इंस्टीट्यूट। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं जो साइंस का नया बुक इंट्रोड्यूस हुआ है क्लास 6, 7, 8 में। तो 6, 7 का हम लोगों ने देख लिया था पहला चैप्टर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर है, ठीक है, विज्ञान के अन्वेषी संसार। और यहाँ पे कुछ इमेज इंटरेस्टिंग ड्रॉ किए गए हैं। मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ, सियान कर लेता हूँ, ठीक है, दिख रहा है ना? ठीक है, दिख रहा है। तो पहला चैप्टर जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा 6 और 7 में, तो पहला चैप्टर सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन का होता है, जिसमें हम लोग पूरे बुक में किस तरह से बुक को पढ़ेंगे वो बताया हुआ होता है, फिर भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो पहला चैप्टर हम लोग का है विज्ञान के अन्वेषी संसार की खोजों की यात्रा, ठीक है। और खोजबीन और विचार करें। इसके बाद है यहाँ पर देखिए जो चैप्टर का शुरुआत किया गया है, यहाँ पे छात्र के जगह पे प्रिय युवा वैज्ञानिक, ये टर्म यूज किया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया गया है। एनिमेशन वगैरह भी यहाँ पे डाला गया है, देख सकते हैं, यहाँ पे कार्टून बना करके डाला गया है ताकि इंटरेस्ट के साथ बच्चे पढ़ें। आपका पुनः स्वागत है। पुनः स्वागत क्यों है? क्योंकि हम लोग 6 और 7 में कुछ कुछ चीज़ों को पढ़ चुके हैं। प्रत्येक अध्याय में हम पृष्ठ पर आपको प्रश्नों का एक सेट पढ़ने को मिलेगा। ये प्रश्न किसी परीक्षा के लिए नहीं, अपितु विज्ञान के संसार को जानने में आपकी जिज्ञासा को जगाने के लिए एक विशिष्ट आमंत्रण है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हर चैप्टर में हम लोग को एक क्वेश्चन का सेट मिलेगा, जिससे हम लोग का जिज्ञासा बढ़ेगा और हम लोग नए नए चीज़ों को सोच पाएंगे। जैसे क्वेश्चन है, पूरी की एक परत पतली और दूसरी मोटी क्यों होती है? या फिर यहाँ पे हम लोग ये भी पूछ सकते हैं कि पूरी या रोटी फूल क्यों जाती है? क्या संसार में सभी समुद्र तट एवं रेगिस्तानों में विद्यमान कुल रेत के कण अधिक हैं, अथवा हमारी आकाशगंगा में तारों की संख्या अधिक है? ठीक है, इस तरह से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे बच्चों से, या फिर बच्चे खुद से भी अराइज करेंगे आपसे, टीचर से, बड़ों से। कक्षा 6 में ही हमने अपने आसपास के पौधों और जंतुओं की अविश्वसनीय विविधता का अवलोकन करते आ रहे हैं ना। हम लोग के आसपास में बहुत सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु पाए जाते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं, जिसे हम लोग जैव विविधता कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं ना। विभिन्न आकारों की पत्तियों से लेकर के अनेक प्रकार के कीटों तक प्रकृति में इतनी व्यापक विविधता की रचना क्यों की है? प्रकृति ने अलग अलग तरह के जीव जंतु को क्यों बनाया है? ताकि बैलेंस बना रहे ना। क्या कोई ऐसा प्रश्न है जो आपको संसार के विषय में जिज्ञासु बनाता है? आगे दिए गए स्थान में लिखिए, ठीक है। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन खुद से सोच करके लिखना है। अब आगे देखते हैं हम लोग पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा के साथ विज्ञान के संसार में हमारी यात्रा कक्षा 8 में भी अनवरत, अनवरत मतलब जिस तरह से चलते आ रहा था उसी तरह से चलते रहेगा। हमें आशा है कि आप रोमांच और अन्वेषण की उस भावना से प्रेरित होंगे जिसे अब तक मार्गदर्शन किया गया। कक्षा 6 में हमने आसपास के संसार के संबंध में क्यों और कैसे जैसे सरल प्रश्नों के माध्यम से जाना और सीखा, ठीक है। क्यों, जैसे कि बादल में बिजली क्यों चमकते हैं और बिजली कैसे बनता है, इस तरह से। कक्षा 7 में हम सीख चुके हैं कि विज्ञान सतत रूप से विकासशील है और प्रत्येक उत्तर नए प्रश्नों को जन्म देता है, और किस प्रकार अधिक गहनता से खोज करने के लिए हमारे विचारों को धीरे धीरे परिवर्तन लाता है या होता है। अब कक्षा 8 में हम एकदम आगे बढ़कर विज्ञान के अन्वेषी संसार, है ना, जहाँ पे हम लोग डीप रिसर्च करेंगे, जहाँ विस्मय की भावना और विकास मिलकर विज्ञान की कार्यप्रणाली का मूल आधार बनाते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि आप मात्र नए तथ्यों को जानें, मतलब बुक में जो कंटेंट दिया गया है उससे सिर्फ और सिर्फ नई चीज़ों को जानने तक ही उसको सीमित नहीं किया गया है। हमारी अभिलाषा मतलब इच्छा है कि आप नए तथ्यों को खोजना भी सीखें, है ना। तभी तो एक नए नन्हे साइंटिस्ट का विकास होगा। विज्ञान में अन्वेषण का अर्थ मात्र किसी विषय को जानना ही नहीं, बल्कि उस विषय पर सरल प्रश्न भी पूछना होता है। अब आप विषय आधारित प्रश्नों को पूछ सकते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सरल प्रयोगों की अभिकल्पना करके अपने अवलोकनों का उपयोग अपनी समझ को उत्कृष्ट बनाने के लिए कर सकते हैं। क्रमबद्ध रूप से हम यह सीखेंगे कि हम जो देखते हैं उसका ध्यानपूर्वक अवलोकन करने, विचारपूर्वक प्रयोग करने एवं अपने अवलोकनों की स्पष्ट व्याख्या करने हेतु किस प्रकार प्रथम सोपान के रूप में हम प्रश्नों का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से आप में से प्रत्येक व्यक्ति न केवल शिक्षार्थी बनेगा, अपितु अन्वेषक एवं युवा वैज्ञानिक भी बनेगा, जो वास्तविक संसार की पहेलियों को सुलझाएगा। ये प्रश्न दैनिक जीवन के प्रश्नों जैसे कि आटा क्यों फूलता है,
से लेकर पृथ्वी के बड़े रहस्यों और इससे भी आगे भूमंडलीय तापमान में हो रही वृद्धि तक हो सकते हैं। ठीक है, हम आशा करते हैं कि जैसे जैसे आप अपनी पुस्तक का प्रत्येक पृष्ठ पलटेंगे वैसे वैसे आप पुनः पृष्ठ संख्याओं की रुचिकर अभिकल्पना पर ध्यान अवश्य देंगे। बाएं पृष्ठ पर नीचे की ओर आपको जड़ का एक चित्र दिखाई देगा जो ज्ञान के उस गहरे ठोस आधार का प्रतीक है जो हमें अपने पर्यावरण, परंपराओं और अपनी संस्कृति और प्रकृति के धरोहर के रूप में जोड़े रखता है। ठीक है, दाएं पृष्ठ पर ऊपरी कोने पर आपको एक पतंग आकाश में ऊंची उड़ान भरती दिखेगी जो हमें याद दिलाएगी कि यदि हम अज्ञात की खोज करनी है तो हमारी जिज्ञासा को उड़ान भरनी होगी। जड़ एवं पतंग रूपी दोनों प्रतीक आपको यथार्थ अवलोकनों के ठोस धरातल पर टिके रहने के साथ साथ आपके विचार को नए क्षितिज की ओर उड़ान भरने में सक्षम बनाएंगे। स्मरण रहे कि विज्ञान में अन्वेषण केवल तभी कार्य करता है जब हम सावधानीपूर्वक किए गए अवलोकनों के ठोस आधार पर स्वतंत्र सृजनात्मक सोच के साथ संतुलन बनाए रखें। ठीक है, लाइन कहने का मतलब है कि अगर विज्ञान में आपने किसी चीज़ों को खोजा है तो आपको उस खोज के पीछे का जो लॉजिक होता है उसको प्रूफ करना पड़ेगा सही तरीके से, है ना, तभी वो क्या होगा, संतुलन में रहेगा। आप पृष्ठ में नीचे कुछ प्रतिरूप पैटर्न भी देखेंगे, इसमें से कुछ छिपे हुए वैज्ञानिक विचार भी हैं, परंतु आप चिंता न करें, ये मुख्य पृष्ठ से पृष्ठ को अधिक रुचिकर बनाने के लिए है। आइए अब हम अपनी यात्रा के विभिन्न पड़ावों पर एक दृष्टि डालें और देखें कि सुदृढ़ आधार पर अविलंबन और उच्च विचारों द्वारा प्रेरित हमारी जिज्ञासा हमें कहाँ ले जा सकती है। ठीक है, अब हम लोग नए नए चीज़ों को देखेंगे, सीखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग चीज़ों पर विचार करते करते सोचते सोचते कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमारा रोमांचक खोज अभियान इस वर्ष हमें अदृश्य सूक्ष्म जीवों से लेकर ऐसी ग्रहव्यापी चुनौतियों तक ले जाएगा जिन्हें हम अनदेखा नहीं कर सकते। तो इस चैप्टर में हम लोग मतलब इस साल किताब में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे और यूनिवर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, पूरा ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे। हम जल की एक बूंद जितनी छोटी वस्तु की जांच से अपनी खोज आरंभ करेंगे और उन सूक्ष्मजीव में छिपे हुए संसार को उजागर करेंगे जो अदृश्य हैं परंतु वे हमसे गहन रूप से जुड़े हुए हैं ना। बहुत सारे एक्टिविटी है जिसमें सूक्ष्मजीवों का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान होता है, हार्मफुल भी होते हैं और बेनिफिशियल भी होते हैं, लाभदायक और हानिकारक दोनों होते हैं। इनमें से कुछ सूक्ष्मजीव अदृश्यक सहायक हैं जो भोजन को पचाने में, औषधि निर्माण में हमारी सहायता करते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव हानिकारक हो सकते हैं जो हमें बीमार भी करते हैं ना। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या आवश्यक है, जो भोजन में विटामिन हो गया, WBC हो गया, ये सब हम इन संक्रमणों से कैसे लड़ते हैं। ठीक है, WBC वही सफ़ेद रक्त कणिका के बारे में बात कर रहा है। हम जानेंगे कैसे पौष्टिक भोजन, व्यायाम, औषधियाँ और टीके हमें स्वस्थ रखने में और संक्रमण से लड़ने में हमारी सहायता करती है, परंतु यह तो केवल एक आरंभ है। वर्तमान में हमारे विज्ञान हमारे जीवन को उन्नत बनाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए हम अपने जीवन को सरल बनाने हेतु अनेक प्रकार के विद्युत धारा का उपयोग करते हैं। हम शीतकाल में स्वयं को गर्म रखने के लिए विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर निर्भर करते हैं जो कि ब्लोअर जिससे चलता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव मोटरों एवं मशीनों के परिचालन में सहायता करता है, ये भी तापीय प्रभाव के ऊपर है। उसके बाद ये परिघटनाएं मौलिक बलों पर निर्भर करती है, फंडामेंटल जो फोर्सेस होते हैं उसके ऊपर ये काम करती है। अतः विद्युत के कार्य के निरीक्षण के पश्चात हम उन बलों का अध्ययन करते हैं जो विद्युत को तीव्र, धीमा अथवा दिशा को परिवर्तन करने में सक्षम होते हैं। बल के विषय में समझने के पश्चात हम स्पष्ट कर सकते हैं कि वायु में ऊपर उछाली गई गेंद पुनः धरती पर क्यों गिरती है और ब्रेक लगाने पर क्यों रुक जाती है। तो ऊपर से अगर कोई चीज़ नीचे आ रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल और रुक रहा है तो घर्षण बल, है ना। यह हमें दाब के संबंध में विचार करने के लिए भी प्रेरित करता है कि किसी वस्तु पर बल कैसे वितरित होता है, मतलब बल जब लगाते हैं तो फैलता कैसा, नुकीला चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्यों डालता है, वही फैला हुआ या मोटा चीज़ होता है तो उसमें बल कैसे कम लग हो जाता है। अब बल एवं दाब की अवधारणाएं ही वायु की गति को भी निर्धारित करती हैं। ठीक है, दाब में थोड़ा सा अंतर हल्की वायु का कारण बन सकती है जबकि दाब का अधिक अंतर तेज हवा और कभी कभी चक्रवात का भी कारण बन जाती है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इस प्रकार से बल झंझावात और चक्रवाती मौसम संबंधी उग्र परिघटनाओं से संबंधित हैं जो हमारा दैनिक जीवन, कृषि, यहाँ तक कि हमारी सुरक्षा को भी प्रभावित करती है। वायु कैसे दबाव डाल सकती है अथवा जल एक निश्चित तापमान पर क्यों उबलता है, ये सब चीज़ हम लोग सीखेंगे। और भली भांति समझने के लिए इन पदार्थों का आकार वर्धन कर यह देखना होगा कि किस प्रकार के कणों से निर्मित होते हैं।
ठीक है। साथ ही हमें यह समझना होगा कि वे किस प्रकार से गति करते हैं। हमारे आसपास की प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे कणों से निर्मित होते हैं। ठोस कणों के पदार्थ कण अधिक गति नहीं कर सकते, जबकि गैसों के कण बहुत ही मुक्त रूप से गति कर पाते हैं। हमारे आसपास की वस्तुओं को वर्गीकृत करना विज्ञान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है। तो साइंस क्या करता है, हमारे आसपास में जो वस्तु मौजूद है उसको पढ़ने में समझने में आसानी हो उसके लिए क्या करता है, उसको वर्गीकृत करता है अलग अलग ग्रुप में। हम अपने आसपास के पदार्थों को तत्वों जैसे शुद्ध पदार्थ, यौगिकों, दो या दो से अधिक संयोजित पदार्थों में या फिर मिश्रणों में संयोजन करके उन्हें भौतिक रूप से पृथक किया जा सकता है, ये भी वर्गीकृत कर सकते हैं। जब यह हम समझ जाते हैं कि कण किस प्रकार संयोजित या मिश्रित होते हैं तो हम विलयन को समझ सकते हैं, है ना। मतलब पदार्थों कण कैसे एक दूसरे में घुलते हैं, इससे हम लोग विलयन समझेंगे। और उसके बाद हम लोग समझ पाएंगे कि चाय में जब चीनी डालते हैं तो कहाँ गायब हो जाती है और उसे मीठा कैसे बनाती है। कणों और मिश्रण के संसार के पश्चात अब हम प्रकाश के संसार में प्रवेश करते हैं, है ना। ये स्टेप बाय स्टेप टॉपिक बता रहा है कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखिए प्रकाश का एक्सपेरिमेंट दे रहा है, प्रकाश का परावर्तन। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि प्रकाश की किरणें समतल और गोलीय दर्पण से कैसे परावर्तित होती है और लेंस से गुजरते समय क्यों मुड़ जाती है। इसके साथ ही इससे हम आसपास के अनेक वस्तुओं की कार्यप्रणाली को समझने में सहायता मिलती है। प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित होना यह बताता है कि जब प्रकाश किसी चमकदार धातु के चम्मच में छवि देखते हैं तो क्या होता है, और यह संशोधक लेंस में हमें स्पष्ट रूप से देखने के लिए किस प्रकार सहायता करता है। केवल चमकदार दर्पण ही नहीं बल्कि खुरदरी सतह भी प्रकाश को परावर्तित करती है, और चंद्रमा भी सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करती है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं चंद्रमा एक अप्रदीप्त वस्तु है, लेकिन इसको हम लोग देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश जो सन से आ रहा है उसको परावर्तित कर दिया। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की सापेक्ष स्थितियों के आधार पर प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा का कुछ अलग भाग चमकता दिखाई देता है, जिसे चंद्रमा की सुंदर कलाएं आकाश में दिखाई देती है ना, जिसको हम लोग अलग अलग मून का फेजेस कहते हैं। ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग चंद्रमा की कलाओं के आवृत्ति चक्रों का अवलोकन करने से परिणाम स्वरूप मानव के लिए पहला कालदर्शक, है ना, जब चंद्रमा का जो अलग अलग शेप बन रहा था उसका अध्ययन करके मनुष्य ने पहली बार कालदर्शक या दिनदर्शिका कैलेंडर का बनाने का सोचा या आविष्कार किया। सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्र के चक्रों का ध्यान पूर्वक अवलोकन के संयोजन द्वारा विभिन्न दिनदर्शिकाओं के अस्तित्व में आए। क्या यह रोमांचक नहीं है कि पृथ्वी हमारी दिनचर्या निर्धारित करने वाली दिनदर्शिका हमारे ग्रह से सुदूर स्थित पिंडों की गति से जुड़े हुए हैं। ठीक है। कितना ये अट्रैक्टिव लगता है सोच करके, कितना दूर पे सूरज है और मून है, और उसको देख करके हम अपने दिन का डिसाइड करते हैं धरती पर। ध्यान दीजिए कि मात्र दिनदर्शिका अथवा सूर्य एवं चंद्रमा की गतियां ही परस्पर नहीं जुड़ी हुई है। यहाँ पृथ्वी पर सजीव और उनके पर्यावरण के मध्य अद्भुत और जटिल संबंधों के प्रारूप पाए जाते हैं। प्रत्येक जीव, जैसे छोटे कीट से विशालकाय वेल तक, घास की पत्तियों से लेकर ऊंचे वृक्षों तक, सभी वायु, जल, सूर्य के प्रकाश तथा अपने चारों ओर के अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं और अनुक्रिया करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। इन अनुक्रियाओं से हमारे ग्रह पर जीवन को संभव बनाने वाले परिस्थितियां तंत्र बनती हैं। इस पुस्तक के अंतिम अध्याय में हम इन सब अवधारणाओं को एक साथ रख सकते हैं। साथ ही यह समझने का भी प्रयास करेंगे कि मात्र पृथ्वी पर ही जीवन निर्वहन हेतु पूर्णतः उपयुक्त क्यों है। ठीक है। इतना ही नहीं, हम उन अत्यंत महत्वपूर्ण चुनौतियों को पहचान सकते हैं जो वर्तमान में हमारे ग्रह के समक्ष आ रही है ना। जो कभी कभी उल्का पिंड गिर जाता है, या फिर ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, भी देखिए गर्मी का मौसम में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे पढ़ करके। अति महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पृथ्वी सूर्य से एकदम उपयुक्त दूरी पर स्थित है ना, जहाँ जल द्रव्य अवस्था में है, और इसका वायुमंडल हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। और यही वजह है जिसके वजह से हम लोग पृथ्वी पर जिंदा रह पाए हैं और रहते आ रहे हैं। लेकिन हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, बहुत तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं अपने विभिन्न तरह के कार्य से। इसके साथ ही वायुमंडल हानिकारक परावैंगनिक किरणों से भी सुरक्षा प्रदान करती है। हम लोग सभी जानते हैं कि समताप मंडल में ओजोन गैस का एक परत होता है, जो है तो ऐसे जहरीली गैस, लेकिन ये हम लोग के लिए फ़ायदेमंद भी होता है। जब सूरज से परावैंगनिक किरणें आती हैं हानिकारक, तो उसको क्या कर लेती है, अवशोषित करके धरती पर आने से रोकती है। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो विभिन्न तरह के हम लोग को चमड़े से जुड़े हुए बीमारियां हो सकती हैं। पर मानवीय गतिविधियां इसके तापमान में परिवर्तन का कारण बन सकती है, जिससे जलवायु प्रतिरूप बिगड़ सकते हैं और इसके परिणाम अत्यंत भयावह हो सकते हैं। ठीक है। पृथ्वी की समस्या और
उसके किसी भी संभावित समाधान दोनों के मूल में हम ही हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बोला है कि धरती पर जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं वो भी हमारे वजह से ही हो रहा है, और जो भी समस्या का समाधान निकालेंगे वो भी हम ही निकालेंगे। हम ही पृथ्वी के जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं, परंतु ये हम ही हैं जो विज्ञान का उपयोग करके इन परिवर्तनों को समझते हैं और इसकी दिशा में सही कार्य कर रहे हैं, है ना। जैसे मान करके चलिए कि ओजोन का ही हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। ओजोन लेयर में क्या हुआ, छेद हुआ। एक्चुअली में ये छेद नहीं था, ओजोन लेयर क्या हुआ, पतला हुआ। अब पतला हुआ तो उसे पतला करने के पीछे कौन से कारक है, ये वैज्ञानिक हैं या मनुष्य ही हैं जो उसे समझ रहे हैं। फिर आगे हम लोग देखेंगे, अवलोकन, मापन, प्रयोग जैसे वैज्ञानिक सिद्धांत के मध्य स्तर पर हमारी यात्रा को मार्गदर्शित किया है, और वही सिद्धांत हमें सूक्ष्म संतुलन बनाए रखने में सहायता करेंगे जिस पर जीवन निर्भर करता है। भावी चुनौतियाँ सदैव सरल नहीं होगी। आगे जो आने वाले समय में, भावी मतलब आगे फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम आएंगी, चुनौती आएंगी, वो आसान नहीं होगी। हमें आशा है कि आप में से कुछ लोग जिज्ञासा को अपना मार्गदर्शक बनाकर इस कठिन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। आइए एक वैज्ञानिक की भांति सोचने के लिए आपकी सहायता के लिए हम प्रथम पृष्ठ पर पूछे गए प्रश्नों पर विचार करें कि पूरी की एक परत पतली और दूसरी मोटी क्यों हो जाती है। सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले याद रखें कि विज्ञान सभी जगह है ना। जहाँ भी हम लोग देखते हैं, जो भी चीज़ इमेजिन कर सकते हैं, वहाँ पे क्या है, साइंस है ना। वहाँ साइंस मौजूद है। आपको साधारण प्रयोग करने के लिए किसी विशेष रूप से अभिकल्पित प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होगी। जो भी सिंपल एक्सपेरिमेंट है उसके लिए आपको लैब जाने का जरूरत नहीं है। हमारे घर में, किचन में भी बहुत ही ज़्यादा साइंस का एक्सपेरिमेंट होता है जिसे हम लोग इग्नोर कर देते हैं, डेली लाइफ में ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, यहाँ पे वही कह रहा है कि घर की जो रसोई है इसमें भी क्या है, एक अद्भुत स्थान है। आपको केवल जिज्ञासा एवं ध्यानपूर्वक किए गए अवलोकन द्वारा यह पूछने की आवश्यकता है कि क्या होता है यदि, क्या आपने देखा कि पूरी या भटूरा गर्म तेल में डालने पर कैसे फूल जाता है, और कांच आंच पर डालने पर रोटी गुब्बारे की तरह क्यों फूल जाती है। साथ ही यह परत दूसरी परत से पतली क्यों होती है। ऐसे प्रश्न संभवतः एक वैज्ञानिक पूछ सकता है, और आप भी, है ना। तो हर एक बच्चा जो पढ़ रहा है वो आगे चल करके भावी वैज्ञानिक बन सकते हैं, या उन्हें हम लोग लिटिल साइंटिस्ट कह के अभी ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आइए देखें कि हम इस साधारण दैनिक परिघटना की जांच एक वैज्ञानिक की तरह कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम हम एक वैज्ञानिक प्रश्न पूछने का प्रयास करेंगे। वे कौन सी विधियां, स्थितियां हैं जो तेल जाने पर पूरी को फूलने के तरीकों में परिवर्तन कर सकती है। इसका उत्तर देने के लिए हम कुछ सरल प्रयोग करना चाहेंगे। उसके लिए हम दो मुख्य बातें जानने का प्रयास करेंगे कि प्रयोग करते समय हम क्या क्या परिवर्तित करते हैं या नियंत्रित कर सकते हैं, और इन परिवर्तनों में अंतर देखने पर हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। इस स्थिति में हम संभवतः बेले हुए आटे की मोटाई माप बदलने के विषय में विचार कर सकते हैं, है ना। जो पूरी बन रहा है उसका हम लोग आकार या फिर मोटाई बदल सकते हैं। हम विभिन्न प्रकार के आटे एवं मैदा इत्यादि का उपयोग कर सकते हैं। अब आटों का हम लोग क्वालिटी चेंज कर सकते हैं ना। मैदा का आटा हो गया, मक्का का आटा हो गया, जौ का हो गया, इस तरह से। पूरी तलते समय हम गर्म तेल का तापमान भी परिवर्तित कर सकते हैं। कभी ठंडे तेल में पूरी को डाल करके देखेंगे, कभी हाई फ्लेम में डाल करके देखेंगे, अथवा बेले हुए आटे को अलग अलग तरीक़ों से तेल में डालने का प्रयास करेंगे। इसे लंबवत डालिए, इसे कोन से डालिए, धीरे डालिए। ध्यान दीजिए कि ये बातें उन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं, और बहुत अचानक से नहीं डालना है, नहीं तो तेल उड़ करके हमारे ऊपर गिर सकता है, जिससे जल सकता है। ठीक है, तो बस थोड़ा सा और बचा हुआ है एक पैराग्राफ, इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, हम लोग का पहला टॉपिक खत्म हो जाएगा। परिवर्तन देखें, तथापि इन परिवर्तनों को समझने के लिए हमें यह विचार करना होगा कि क्या इन परिवर्तनों को देख या माप सकते हैं। जो भी परिवर्तन हम लोग देख रहे हैं, क्या उसे देखा जा सकता है या मेजर किया जा सकता है। इसमें से कुछ का उत्तर हाँ होगा और कुछ का उत्तर ना होगा। जैसे पूरी को फुलाने के लिए कितना तेल चाहिए ये माप सकते हैं, लेकिन तेल में डालने के बाद पूरी कितना फूलेगा इसको नहीं माप सकते हैं। जबकि कुछ स्थितियों में इनकी संख्या को भी मापा जा सकता है। हम जांच सकते हैं कि पूरी फूल रही है या नहीं, हाँ या ना, अथवा हम पूरी को फूलने में लगने वाले समय को भी माप सकते हैं। हम जांच सकते हैं क्या बेली हुई मोटी पूरी में भी पतली परत होती है। ऐसे प्रयोग करते समय शेष स्थितियां समान रखते हुए केवल एक ही स्थिति में परिवर्तन करना उचित होता है। जब भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पहले एक चीज़ को क्लियर कर लेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, बाकी सभी चीज़ों को कांस्टेंट रखेंगे और एक चीज़ में लगातार परिवर्तन करेंगे, जिससे हम लोग एक सही रिजल्ट पर पहुंच पाएंगे। उदाहरण के लिए हम
खौलते हुए तेल, गर्म तेल और कम गर्म तेल का प्रभाव देखना चाहते हैं तो समान मोटाई की पूरियाँ बेलिए और उन्हें एक ही प्रकार के तेल में डालिए। यह किसी भी वरिष्ठ की उपस्थिति में ही करें, क्योंकि तेल जब गर्म होता है तो हमारे शरीर पर पड़ सकता है, जिससे जलने का डर है। प्रयोग करते समय आप जो कुछ भी देखते हैं एवं अनुभव करते हैं उसको लिख कर रखना भी एक अच्छा विचार है। क्या तेल के छींटे पड़े, ये देखिए यहाँ पे फिर से बात बोल दिया, तेल का छींटा बहुत गर्म होगा तो जल जाएगा। गंध आई या धुआं निकला, बहुत ज़्यादा गर्म तेल रहेगा तो उससे धुआं निकलेगा। प्रयोगों का एक चक्र पूरा करने के पश्चात अपने मन मस्तिष्क में और भी प्रश्न आ सकते हैं। क्या ताज़ा गूदे आटे में बनी हुई पूरी अधिक फूलती है या रखे हुए आटे में बनी हुई पूरी? यदि मैं पूरी तलने के पूर्व उसमें छेद कर दूँ तो क्या होगा? इस तरह से सरल से लेकर जटिल वैज्ञानिक प्रयोग किए जाते हैं। क्रमबद्ध जांच की यह अवधारणा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पूरी फूलने का सामान्य अवलोकन भी वैज्ञानिक द्वारा आज तक पूर्णतः समझ नहीं आया है। ठीक है, अतः यह पूरी का फूलना हो या अथवा पूर्णिमा में चांद की कलाओं का घटना, विज्ञान के अन्वेषी संसार में आपके द्वारा ध्यानपूर्वक किए गए अवलोकन आपकी खोज को मार्गदर्शित करते हैं। अन्वेषण का आनंद लीजिए, एंजॉय द इनोवेशन। तो यही छोटा सा हमारा वीडियो था। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में ज़रूर शेयर कर दें। और यदि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।